नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो अपना नए एप्लीकेशन पर जो फ्री टेस्ट की जो सीरीज चल रही है उसमें अपना टेस्ट था ध्वनि का, और ध्वनि के टेस्ट को आज अपन डिस्कस करेंगे। दो प्रश्नों में आपके डाउट थे, प्रश्न नंबर 12 और 17, उनके आंसर्स जो हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं, तो उनको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ भी उनकी बात कर लेंगे। इसके अलावा साथियों, बहुत अच्छे से आप लोगों ने टेस्ट दिया, ठीक है। और राजस्थान में नेटबंदी होने के कारण थोड़े कम बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, बट फिर भी वाईफाई के माध्यम से या किसी न किसी तरीके से आप लोगों ने टेस्ट दिया, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से जारी रखिएगा। देखिए, बच्चे बोलते हैं कि सर और वीडियोज़ अपलोड करिए, तो देखिए स्कूल्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी इतना टाइम मिलता नहीं है कि एक वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर पाएँ। तो वीडियो तो देखिए आपको इसी प्रकार से मिलेंगे, और मैटर आपको जितना मैं दूंगा वो अच्छा मैटर दूंगा। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको ऑलरेडी बहुत अच्छा मैटर दिया गया है। जो नहीं पढ़े हैं वो इन टेस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे भी मेरा लास्ट ईयर का फ्री मैटर अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जो आपको कंटेंट दिया जाएगा अच्छा दिया जाएगा और सटीक मैटर दिया जाएगा। ये नहीं है कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान, ऐसी चीज़ अपने यहाँ नहीं रहेगी, है ना। आपको ऐसा नहीं है कि एक रीट के स्तर का आपको पढ़ा रहे हैं और उसमें मैं आरएस का मैटर आपको करवा रहा हूँ, ऐसा यहाँ नहीं होगा। जैसा परीक्षा का स्तर है वैसा ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसीलिए हमसे बच्चे जुड़ते हैं। अदरवाइज़ तो बड़ी कोचिंग्स में हमसे बहुत अच्छा मैटर दिया जाता है, सीधी सी बात तो यही है। लेकिन हम लोग मैटर ऐसा देते हैं कि जो एग्ज़ाम में आने योग्य होता है, जिसका बच्चे जिसको पढ़ के बच्चा जल्दी एक प्रकार से उन बच्चों के जो वो बराबर में आ जाता है, जो बच्चे बड़ी कोचिंग्स में कोचिंग करते हैं। और बहुत मैंने देखा भी है कि काफ़ी सारे बच्चे जो बड़ी कोचिंग्स में जुड़े हुए हैं वो कोर्स छोड़ चुके हैं, वो और अपने वाला कोर्स में वो ज्वाइन हो चुके हैं, और इसी को पढ़ रहे हैं, उसको नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वहाँ इतना मैटर करवा रहे हैं कि वो हो ही नहीं रहा बच्चों से। तो ऐसे ही फिर कोचिंग लेने से फ़ायदा क्या है। देखिए, कभी भी आप पढ़िए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी चीज़ है। इसके साथ में आप चाहे तो यूट्यूब पर, है ना, या और कहीं आप एक गाइड अपने पास रख सकते हैं, या एक आप यूट्यूब का कोई टीचर अपने साथ रख सकते हैं, एक छोटा मोटा कोई कोर्स ले सकते हैं जिसकी प्राइस ज़्यादा ना हो। वहाँ से वो मैटर आपको मिलेगा जो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो बस इतना अगर आप करते हो तब आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, बजाय आप बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करते हो। क्योंकि बड़ी कोचिंग अपन कब ज्वाइन करते हैं, कोचिंग करने का फ़ायदा तब होता है जब वो एग्ज़ाम से अपन पहले करें, 5-6 महीने पहले, सॉरी एक साल भर पहले करें। अगर एग्ज़ाम में 4-5 महीने ही बचे, अब अपन कोचिंग जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपने को नुकसान ही होगा। याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। और एक बात और बताना चाहूँगा कि प्री रीट जो 3 का एग्ज़ाम है वो आपका साथियों, प्री रीड जो 3 है वो आपकी 3 जुलाई 2022 को स्टार्ट होगी। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन ओपन है, हमारे नए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न देखिए पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। किस प्रकार की, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो देखिए, यहाँ तो अपन बड़े आराम से आंसर इसको कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि का टॉपिक तो जाहिर सी बात है ध्वनि से संबंधित ही होगा, है ना। तो इसलिए आंसर तो आपका यही हो जाएगा। ये सभी आप प्रश्न आपने सही किया होगा, लेकिन एग्जाम में जब ये प्रश्न आएगा तब आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। और पूछा गया प्रश्न है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये तरंगे निर्वात में साथियों नहीं चल सकती, जबकि जो रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं और ये जो गामा किरणें हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रकाश तरंगें भी कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और ये निर्वात में भी चल सकती हैं साथियों। लेकिन ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे जो वो यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंग संचरण के लिए माध्यम की साथियों हमेशा आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसी हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला आपका प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे वे हैं जो निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैसों दोनों में चल सकती हैं, बिल्कुल किसी भी माध्यम में वो चल सकती हैं। माध्यम जरूर चाहिए फिर चल सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा।
अगला आपका प्रश्न देखिए, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो सब लोगों ने पढ़ा है इसको, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, है ना, ध्वनि प्रदूषक की श्रेणी में आती है, अपने लिए कष्टदायक होती है। तो ध्वनि प्रदूषक के अंतर्गत आएगी 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, ठीक है। और टेस्ट में तो इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। 10 डेसिबल की ध्वनि, सामान्य श्वास की 10 डेसिबल की ध्वनि होती है, सामान्य बातचीत की 60 डेसिबल की ध्वनि होती है, व्यस्त यातायात की 70 डेसिबल की ध्वनि होती है। तो वो आप टेस्ट में आराम से देख पाएंगे, है ना, डिटेल से डिस्क्रिप्शन वहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, मानवों में वाक्यंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों के वाक तंतु बहुत बड़े होते हैं। दूसरा, मानवों में ध्वनि वाक्यंतर द्वारा उत्पन्न होता है। तीसरा, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई महिलाओं के वाक तंतुओं से अधिक होती है, जिसके कारण महिला की वाक ध्वनि उत्तम होती है। ठीक है, अब इनमें सही कथन का आपको चयन करना है। तो देखिएगा साथियों, इसमें जो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2 और 3। 2 और 3 दोनों ही कथन आपके सही हैं। बाकी बच्चों के वाक तंतु बहुत बड़े होते हैं ऐसा नहीं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए महीन आवाज़ उनकी होती है। ठीक है, तो 2 और 3 ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो साथियों रहेगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन है, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होगी। बिल्कुल सही बात है। आयाम के जो है वो साथियों अनुक्रमानुपाती होती है आपकी प्रबलता और आयाम में संबंध होता है समानुपाती का। ठीक है, इसके अलावा साथियों आवर्ती और तारत्व का संबंध होता है, यानी कि आवर्ती जब अधिक होगी तब उसका तारत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ लिख रखा है कम होगा। तो सत्य कथन आपको चुनना है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, 1 मिनट। जब कंपित ध्वनि निम्नलिखित में से कथनों में से सत्य, ये सत्य कथन नहीं आएगा साथियों। महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ने के साथ ध्वनि का मान भी बढ़ता है। तो ये प्रश्न जो है वो गलत आंसर इसका माना गया है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होना चाहिए था, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन आपको चुनना था और यहाँ बोल दिया सत्य कथन चुनिए। तो सत्य तो ये है ही, सारे ही हैं। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो प्रबलता अधिक होगी। ठीक है, उत्पन्न ध्वनि प्रबल होगी। बिल्कुल सही बात है। ये किसी कार्यरत वस्तु की आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तारत्व कम होगा। तारत्व कम नहीं होगा साथियों, बढ़ेगा। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे तारत्व का मान बढ़ेगा। तो ये असत्य कथन है। इसके अलावा ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापते हैं, ये भी सही है। फिर सामान्यतः महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है। जैसे मच्छर की आवाज़ शेर से अधिक तारत्व वाली होती है। तो ये पॉइंट भी सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट तो सही है, लेकिन ये कथन असत्य। तो ये प्रश्न जो रहेगा ये असत्य कथन का प्रश्न है। असत्य, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, ये आएगा इसमें। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्लियर हो गया होगा। और एप्लीकेशन में भी हम लोग इसको जो वो साथियों सही कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने निम्न में से कौन सी उपलब्धियों की खोज की? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि, रेडियो टेलीविज़न के विकास की नींव इन्होंने डाली, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज इन्होंने की। तो इन सभी की खोज इनके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर उत्तर जो वो सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है। यानी कि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है, तो एक ही स्वर जब बजाएंगे तो उसके तारत्व और प्रबलता दोनों से ही साथियों अपन डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। अगर एक स्वर बजेगा तो तारत्व और प्रबलता से अपन डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। अपन ध्वनि गुणता, है ना, दोनों की ध्वनि अलग अलग होती है, उस ध्वनि गुणता के आधार पे बता पाएंगे कि ये तो बांसुरी से आवाज़ आ रही है और ये जो स्वर है ये सितार का है। ठीक है, तो ध्वनि गुणता के आधार पे बता पाएंगे, इसलिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ध्वनि का मोटा या पतला होना इसकी तीव्रता द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, उसके बाद में है ध्वनि की गुणता द्वारा
संपन्न तारत्व तथा समान प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर किया जा सकता है। ठीक है, फिर है प्रबल, बिल्कुल सही पॉइंट है। देखिए ये भी ध्वनि की गुणता द्वारा संपन्न तारत्व है ना, तथा समान प्रबलता, ये समान ही होगा यहाँ पर भी, समान तारत्व तथा समान प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर उसकी गुणता के आधार पर अपन कर सकते हैं। ये अभी जस्ट पीछे ही पढ़ा अपन ने। फिर अब प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, ये भी सही है ना। जैसे 80 डेसिबल की ध्वनि शोर के अंतर्गत आ जाती है। तो तीनों ही कथन ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका उत्तर इसमें रहेगा। जो भी गलतियां हैं देखिए समान, संपन्न, ये सारे करेक्शन कर देंगे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न युग्मों पर विचार करना है। टोन एकल आवर्ती की ध्वनि, स्वर अनेक आवर्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, उसको ध्वनि तीव्रता कहते हैं। तो इसमें देखिए आपको चुनना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो तीनों जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल ठीक हैं। ऑप्शन इसका भी आपका डी सही रहेगा। ठीक है, टोन जो हो एकल आवर्ती की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवर्तियों का जब मिश्रण हो जाता है तो वो ध्वनि जो होती है उसको स्वर कहते हैं, जो हमारे कानों को सुनने में क्या लगते हैं, सुखद लगते हैं। ठीक है, और किसी एकांक क्षेत्रफल में प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता साथियों कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किन में परिवर्तन नहीं आता। वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति। तो देखिए जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो परिवर्तन किस में नहीं होगा, वेग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो वेग में परिवर्तन तो होगा साथियों, प्रकाश की तरह। ठीक है, जब आपकी तरंगदैर्ध्य की बात की जाए तो तरंगदैर्ध्य में भी परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति वो कभी भी माध्यम बदलने पर ध्वनि की आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे केवल 3, ये ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करें। ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान बोर्ड में तो ये 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में 331 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपको यही मानना है। ठीक है, आगे है दूसरा, द्रव तथा गैसों की तुलना में ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। बिल्कुल, ठोस जो होते हैं उनमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है, और जो आपके ये जो द्रव होते हैं उसके बाद में उसमें, और सबसे कम ध्वनि की चाल गैसों में होती है, क्योंकि इनके कण जो वो दूर दूर होते हैं गैसों में। फिर प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से वाकई में अधिक होती है। तो यहाँ जो कथन दिए गए हैं इसमें द्रवों तथा गैसों की तुलना में ठोसों में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। देखिए ये गलत है पॉइंट, है ना, अधिक होती है। ठोसों में क्या होती है, अधिक होती है। तो ये पॉइंट गलत है, आपको सही कथन बताना। तो पहला और तीसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, ध्वनि बूम उत्पन्न होता है जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है। बिल्कुल सही है, जो फाइटर जेट होते हैं ध्वनि की चाल से जब अधिक ये चलते हैं तो देखिए ये आगे निकल जाते हैं और फिर आवाज़ अपने को सुनाई देती है। तो ऐसे जो वायुयान होते हैं उनसे, जो आपके फाइटर जेट होते हैं उनसे साथियों परघाती तरंगें निकलती हैं, है ना। ऐसे जेट से क्या निकलते हैं, परघाती तरंगें निकलती हैं, शॉक वेव्स निकलती हैं। परघाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो और प्रबल जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि बूम कहते हैं। तो दोनों ही कथन ध्वनि बूम के लिए सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो पास में मंदिर है तो वहाँ से आवाज़ अभी आ रही है भजनों की। तो इतनी नहीं, ज़्यादा भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ जी, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए जो है वो है, सर्दियों के दिनों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। कारण है इसका, ध्वनि का वेग ताप बढ़ने पर बढ़ता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, ध्वनि का जो वेग है वो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा ध्वनि का वेग, लेकिन दाब का
दाब अगर बढ़ेगा तो ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा, दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ताप घटेगा वैसे वैसे ध्वनि की स्पीड जो है या वेग जो है वो ध्वनि का कम होगा, है ना। तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। और जो कथन ए है उसका सही जस्टिफिकेशन है कथन आर, है ना। इसीलिए तो कथन ए घटित हो रहा है, इसलिए ए और आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुरणन बारंबार परावर्तनों से ध्वनि में स्थायित्व की एक स्थिति है। अनुरणन मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, बारंबार जो ध्वनि का परावर्तन होता है ना, जो जिसका उपयोग, इसी अनुरणन का उपयोग अपन साथियों किस में करते हैं, सिनेमा हॉल्स में करते हैं, जिससे ध्वनि प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाती है। सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परावर्तन न हो और ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सके। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, अनुरणन को फाइबर बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टर अथवा पर्दे द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है, स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, देखिए अनुरणन को फाइबर बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टर अथवा पर्दे द्वारा बढ़ाया। देखिए खुरदरे प्लास्टर द्वारा नहीं बढ़ा सकते, पर्दे द्वारा नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए ध्वनि का परावर्तन होना जरूरी है। ठीक है, तो अनुरणन को फाइबर बोर्ड या खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कथन गलत है। क्योंकि खुरदरे प्लास्टर से फिर क्या होगा, खुरदरी सतह से परावर्तन सही से नहीं हो पाता है, तो ये नहीं बढ़ा सकता ध्वनि को, है ना। तो ये कथन आपका सही नहीं है। बाकी आपके ठीक है, सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परावर्तन हो, न हो ये गलत पॉइंट है, हो और ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सके, ये सही होगा पूरा। भाई ध्वनि का बारंबार परावर्तन होगा तभी तो प्रत्येक व्यक्ति तक ध्वनि सिनेमा हॉल में पहुंच सकेगी। इसलिए ये आपका जो साथियों 1, 2 और 4 ये आपके कथन सही हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन ये जो 2 है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो इसके आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, अगर वहाँ पे आपको कुछ अपडेट मिले तो देख लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो बारंबार परावर्तन होगा तभी तो ध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी, तो ये होना चाहिए था, है ना। इसको अपडेट कर देंगे, 5 का प्रश्न, 8 का और 14 के प्रश्न में थोड़े थोड़े जो करेक्शंस हैं वो कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसीलिए इन प्रश्नों का थोड़ा सा सॉल्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग जो वो साथियों जल्दबाजी में गलत हो जाती है और इतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो प्रश्न अच्छे बनाते हैं लेकिन छोटे मोटे मिस्टेक्स रह जाती हैं, चेक करने तक का टाइम नहीं मिल पाता है ना। तो कोशिश करेंगे कि आपको आगे ऐसी दिक्कतें नहीं आए। फिर भी आती हैं दिक्कतें तो अपन ऑनलाइन उसको जब सॉल्यूशन करेंगे पेपर का तो उनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते प्रासर्व्य ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, प्रासर्व्य ध्वनि यानी कि जो ध्वनि मनुष्य के कानों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती, है ना। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता, और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि भी मनुष्य नहीं सुन सकता। और 5 वर्ष का बालक जो वो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते प्रासर्व्य ध्वनि सुन सकते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है साथियों। इसके अलावा व्हेल तथा हाथी अपसर्व्य यानी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ प्रासर्व्य ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, प्रासर्व्य ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम है, ये पॉइंट भी सही है। फिर है, सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्वैता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज होता है। 2000 हर्ट्ज नहीं होता, 20,000 हर्ट्ज होता है। 20,000 हर्ट्ज लिख दें, या अपन लिखते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज मनुष्य का जो रेंज है वो होता है ध्वनि सुनने का। तो यहाँ जो आंसर आपका बनेगा वो 1 और 2 ये कथन आपके सही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों में से प्रासर्व्य ध्वनियों का पराध्वनियों का के अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोगों से संबंधित ये दिया गया प्रश्न है, तो कौन कौन से अनुप्रयोग हैं ध्वनि के वो अपने को पहचानने हैं। पहला है,
ऐसे भागों की सफाई करने में किया जाता है जहां पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। बिल्कुल सही पॉइंट। दूसरा, धातु के ब्लॉक में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। फिर है, गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ये भी सही है। फिर है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है, तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये शब्द गलत लगा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कथन आपका सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है। दूसरा, सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 3, केवल पारपाइन मछलियां भोजन के लिए सर्वे तरंगों का उपयोग करती हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ जो आपका कथन की बात की जाए तो 1 और 2 ये दोनों कथन आपके सही रहेंगे। ये दोनों कथन आपके सही रहेंगे, बाकी तीसरा कथन सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे डॉल्फिन है, कछुआ है ना, ये भी जो वो भोजन की खोज के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। तो ध्वनि तरंगों का उपयोग जो केवल पारपाइन मछलियों के द्वारा ही नहीं बल्कि डॉल्फिन, कछुआ इनके द्वारा भी किया जाता है। तो तीसरा कथन सही नहीं है, केवल 1 और 2 कथन जो वो आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 18, पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पराध्वनि संसूचक यंत्र द्वारा मानव शरीर के आंतरिक अंग, यकृत, गुर्दे इत्यादि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। फिर है, इकोकार्डियोग्राफी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और इनमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोनों ही कथन ठीक है, पराध्वनि तरंगों का उपयोग इनमें होता है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। 19 नंबर प्रश्न है, मानव कान के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करना है। तो मानव कान के संबंध में बात की जा रही है यहाँ पे। पहला, कर्ण पल्लव परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। दूसरा, आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। दोनों सही हैं। तीसरा है, कान में मुग्धक हड्डी कंपनों को घटा देती है। देखिए घटाते नहीं है, कान में 3 हड्डियाँ होती हैं साथियों। ठीक है, 3 हड्डियाँ मुद्रक, निहाई तथा वलयक, ये 3 हड्डियाँ विद्यमान होती हैं। ये हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और कर्ण पटह के कंपनों को ये बढ़ा देती हैं साथियों, घटाती नहीं बढ़ाती हैं। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल आपका गलत है। पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में कितने सेकंड का अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड का अंतराल जो साथियों होना ही चाहिए। कितने सेकंड का? तो 0.1 आएगा उत्तर। 0.1 सेकंड का अंतराल होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला आपका प्रश्न, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति दे रखी है अपने को, जिसको अपन न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू इक्वल्स टू 2 किलो हर्ट्ज, यानी कि इसको थोड़ा सा 1 मिनट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए पढ़ लेते हैं, अगले पेज पर सोल्व करेंगे, यहाँ तो आएगा ही नहीं। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। लैम्डा का मान दे रखा है, तरंग दैर्ध्य का मान 35 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी, टाइम पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है? देखिए साथियों, अपन जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है, दूरी बटा समय। अब देखिए यहाँ समय अपने को निकालना, टाइम निकालना, तो समय बराबर क्या आ जाएगा? चाल, सॉरी 1 मिनट, दूरी बटा चाल आ जाएगा, दूरी बटा चाल, यही तो आएगा। ठीक है, अब अपने पास चाल देखिए यहाँ दी हुई है क्या? देखिए अपने को क्या क्या दिया गया है, अपने को आवर्ती न्यू इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज जिसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो है वो 35 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। 35 सेंटीमीटर को मीटर में अपन बदलेंगे तो ये 0.35 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा
आवर्ती है वो आपको दे रखी है साथियों, ठीक है, आवर्ती दे ही रखी है आपको, ये लिख लिया अपन ने आवर्ती का। तो तरंग का वेग अब कितना होगा, तरंग का वेग कितना होगा, सबसे भाई चाल या वेग अपने को चाहिए, है ना। तो वेग अपन निकालेंगे भाई, यहाँ समय अपने को निकालना है, तो दूरी तो आपको दे रखी है 1.5 किलोमीटर, बट चाल थोड़ी है आपके पास, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वेग निकालना पड़ेगा, ध्वनि का वेग। कैसे आता है साथियों, तरंग दैर्ध्य गुणा आवर्ती, यानी लेमडा इंटू वी, यही तो होता है तरंग समीकरण, है ना। तो लेमडा कितना है 0.35 और ये आपका 2000 हर्ट्ज, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 700 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग आ जाएगा किसका, आपकी ध्वनि तरंग का वेग आ जाएगा। अब यहाँ से समय आप निकाल सकते हो, दूरी आपको 1.5 किलोमीटर दे रखी है, तो 1.5 किलोमीटर है, तो इसको अपन 1000 से गुणा करेंगे मीटर में बदलने के लिए, और बटा में चाल आ जाएगी 700, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, या आपके 15 आ जाएंगे, 15 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो 2.1 सेकंड, ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे 2.1 सेकंड का समय रहेगा, तो ऑप्शन आपका डी इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने को पूछा समय, समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, चाल यानी वेग अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। वेग कहाँ से ज्ञात करेंगे, ध्वनि के तरंग समीकरण से करेंगे, ठीक है। तरंग समीकरण बराबर क्या होता है, वेग बराबर लेमडा इंटू वी, यानी कि तरंग दैर्ध्य गुणा आवर्ती, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती का मान दे रखा है, वहां से वेग का मान निकाला और फिर इस प्रश्न को हल कर लिया, आसान था। अगला आपका प्रश्न, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे ध्वनि की चाल आपको दे रखी है, ध्वनि की चाल न्यू इक्वल्स टू यहाँ दे रखी है आपको 346 मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखी है। टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ प्रतिध्वनि का 2 सेकंड, 2 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी, तो दूरी यहाँ पे आपको निकालनी है। दूरी बराबर क्या होती है साथियों, दूरी बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, अभी अभी अपन ने पढ़ा भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय ये पढ़ा है अपन ने, तो दूरी बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा, चाल गुणा समय, भाई चाल गुणा समय तो आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब दोनों ही चीज़ें अपने पास हैं तो उसको रख दीजिए, 346, ठीक है, 346 और गुणा में 2, यह आपका आ जाएगा 692 मीटर। दूरी आपके पास आ गई 692 मीटर, लेकिन 692 ऑप्शन में भी नहीं है। तो देखिए 692 आया क्या है, प्रतिध्वनि का टाइम हम लोगों ने लिया है, यहाँ पर प्रतिध्वनि का टाइम लिया साथियों, बिल्कुल निश्चित तौर पे लिया गया है, प्रतिध्वनि का टाइम यहाँ पे लिया गया है। 1 मिनट, तीन सौ बानवे ही आएगा, सही है, 46 दूनी 92, तो 42 दूनी, ये ऑप्शन ही आपके सारे गलत हैं इस हिसाब से, 346 ही आएगा साथियों, घटेगा थोड़ी, है ना, क्योंकि भाई दूरी जो वो 692 मीटर आपकी आई है, अगर 346 का अगर दुगुना करेंगे तो 600 और 46 का 92 ही होगा, तो 692 मीटर दूरी आ गई। ये आपकी प्रतिध्वनि, यानी कि एक बार तो मनुष्य से चट्टान की तरफ ध्वनि गई और फिर चट्टान से टकरा करके वापस ध्वनि किसके पास आई, इस मनुष्य के पास आई, तो ये आने और जाने दोनों की दूरी है 692। तो एक तरफ की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो 692 में आप 2 का भाग लगा दीजिए, 692 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से गुणा किया जब 346 आया, तो ये 346 मीटर ही आएगी, ये भी 346 मीटर ही आना चाहिए। तो यहाँ आपका 342 मीटर एक गलत दिया गया है, 342 मीटर नहीं 346 मीटर ही यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, ठीक है, 346 मीटर। तो ये 342 माना गया है, इसमें माफ़ी चाहूँगा। ये क्या है कि देखिए जिस बुक से ये प्रश्न लिया गया वहाँ पर भी यही था और मैंने कैलकुलेट पहले किया नहीं, तो 342 इसको लिख दिया। आज के टेस्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ थी, जो बच्चे बाद में टेस्ट देंगे उनको तो सुधार किया हुआ पेपर मिलेगा निश्चित तौर पे, लेकिन ये 346 मीटर इसका आएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इसमें। ध्वनि की चाल हमने ले ली जो दी है वो,
टाइम हमने वही लिया है और मल्टीप्लाई करेंगे 692 ही आएगा। 2 सेकंड में धोनी ने चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दोगुनी दूरी जो वो तय की है। तो चट्टान और मनुष्य के बीच की अगर दूरी देखेंगे तो 2 का भाग ही इसमें लगाएंगे, बिल्कुल सही 346 मीटर ही आएगा ये। अगला आपका प्रश्न है, हाँ जी, प्रश्न नंबर 23। एक जहाज पराध्वनिक उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड है तो समुद्र तल से जहाज की दूरी ज्ञात करनी। अब यहाँ पर अपन देखिए, जो सोनार में अपन जो एक प्रकार से सूत्र हमने पढ़ा था, 2D इक्वल्स टू ध्वनि की चाल गुणा समय। ये डिस्टेंस हमने पढ़ा था, डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने पराध्वनिक के लिए, ठीक है। पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी जो वो, जाहिर सी बात है टकरा के वापस आ रही है तो 2D यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, देखिए दूरी आपको दे रखी तो 2 गुणा ध्वनि की चाल दे रखी साथियों, दूरी तो आपको ज्ञात करनी है। 2D इक्वल्स टू ध्वनि की चाल कितनी है 1531 मीटर प्रति सेकंड, गुणा में समय आपका दिया है 3.42 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2D इक्वल्स टू 5236 मीटर आएगा साथियों। इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। तो D की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5236 में अपन 2 का भाग लगाएंगे तो ये 2618 मीटर आएगा। 5236 से 2618 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है 2618 का मतलब अगर अपन इसको किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये बन जाएगा 2.6। अब यहाँ पे 1 के बाद में 8 है तो ये आपका क्या बन जाएगा 2.62 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न 24 है, असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? ध्वनि की चाल ठोसों में अधिक तथा गैसों में कम होती है। तो ठोसों में अधिक ही होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं ये उत्तर हो जाएगा क्योंकि सारे कथन सही हैं। फिर है, हवाई अड्डों पर धुंध दूर करने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? तो साथियों हवाई अड्डे पर, है ना, जो धुंध है उसको दूर करने के लिए परासर्वे ध्वनि तरंगों 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की ध्वनि तरंगों का उपयोग जो साथियों किया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये एक टेस्ट था आपका, इसमें जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हैं उनको ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी समस्याएं हैं, जो नए बच्चे टेस्ट देंगे, क्योंकि बहुत ही कम बच्चों ने टेस्ट दिया आज का, ज़्यादा बच्चों ने देखे टेस्ट ही नहीं दिया, तो जब आपको ये टेस्ट मिलेगा, जब आप ये दोगे तो शायद आपको करेक्शंस के साथ ये टेस्ट साथियों मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले टेस्ट में अपन कुछ नए टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।